हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसे UPSSC पेट एग्ज़ाम पास में आ रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस तो अभी तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आप प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर करते रहें और मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहें। इस चैनल पे मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कल जो वीडियो आया था वो हिस्ट्री का था। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। आज का जो वीडियो है वो ज्योग्राफी का है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की हेल्प से आप अपना टेस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने स्कोर को देख सकते हैं कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट में आप रिवीजन के साथ अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ UPSSC पेट के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बाकी और सभी एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी सर्पिलाकार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा को सर्पिलाकार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है सेंटोरस, ऑप्शन सी है शनि या फिर ऑप्शन डी मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ए बुध, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी यूरेनस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध। बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 362 दिन, बी 365 दिन, ऑप्शन सी है 366 दिन या फिर ऑप्शन डी 355 दिन। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, उल्का है, मीटियोर की बात की जा रही है। उल्का है तीव्र गति से चलता तारा या फिर बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश, या ऑप्शन सी तारामंडल का भाग, या ऑप्शन डी पुच्छहीन धूमकेतु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीटियोर क्या है या फिर उल्का क्या है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में कोई द्रव्य जब उसका अंश प्रवेश कर जाता है तो उसी को हम मीटियोर या फिर उल्का कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होता है। ए सूर्य, बी उल्का पिंड, सी क्षुद्र ग्रह या फिर ये सभी। तो खगोलीय पिंड ये सभी होते हैं, सूर्य भी, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब खगोलीय पिंड होते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, ये दी गई हुई है, सूची दी गई है और इसी सूची के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को मैच करना है। ठीक है, नीचे आपको लिस्ट दी गई है। तो पहला पूछा गया, पहली लिस्ट को हम मैच करेंगे दूसरी लिस्ट से। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा पूछा गया सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, जो नेपच्यून है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है। तो बुध पहला है और उसके बाद आता है शुक्र। तो शुक्र क्या हो जाएगा, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह हो जाएगा। और सूर्य से निकटतम ग्रह, जैसा कि मैंने अभी बताया, बुध है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तो हमने मैच कर लिया है। ए का 4 ऑप्शन, बी का ऑप्शन है 3, सी का ऑप्शन है 2 और डी का ऑप्शन है 1। और इसमें अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
और ये हमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, तो वो हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें एक भी 2 ऑप्शन पता होते हैं तो हम करेक्टली मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्रहों का उनके आमाप या फिर व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए है पहला मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध और यूरेनस। ऑप्शन बी है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। ऑप्शन सी दिया गया है बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी। ऑप्शन डी शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी और यूरेनस। तो व्यास के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो सबसे पहले आ जाएगा बुध। देखिए दोनों ऑप्शन में है। बुध के बाद मंगल है, दोनों में मंगल है। हमें ऑप्शन ऐसे देखना है, बाकी ये देखिए इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सबसे पहला बुध होता है फिर उसके बाद मंगल। व्यास के अकॉर्डिंग तीसरा शुक्र, दोनों में शुक्र दिया हुआ है दोनों ऑप्शन में। और अगला हो जाएगा व्यास के अकॉर्डिंग पृथ्वी, फिर यूरेनस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी है यूरोपा या फिर ऑप्शन डी है टाइट्रॉन या टिट्रॉन जिसे बोलते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैनीमेड। जो उपग्रह है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है गैनीमेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? ऑप्शन ए है 686 दिन, ऑप्शन बी है 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी है 84 वर्ष और ऑप्शन डी है 164.8 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29.5 वर्ष में शनि ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उस गति को पूछा गया है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए परिभ्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी है घूर्णन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमना, एक कक्षा में घूमना परिभ्रमण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च या ऑप्शन सी है 23 सितंबर या ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। ये प्रश्न UPSSC पेट में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वसंत विषुव का 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, याद रखिएगा डेट। आप पिछला जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर एनालिसिस देख लीजिए क्योंकि मैंने विषुव के बारे में और जितने भी इक्विनॉक्स होते हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है, मतलब टाइम हमसे पूछा कब होता है इक्विनॉक्स। 2 इक्विनॉक्स होते हैं और 2 सॉलिस्टिस होते हैं, उसी में हमसे प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन ए है 21 मार्च और 23 सितंबर को, या फिर ऑप्शन बी है 22 फरवरी और 23 अगस्त को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर और 23 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कंडीशन आती है। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति जिसे विंटर सॉलिस्टिस भी बोलते हैं को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन ए है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा पर या फिर ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव के वृत्त पर। तो जो विंटर सॉलिस्टिस होता है उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, पर अगर हमसे पूछा जाता समर सॉलिस्टिस में या फिर कर्क संक्रांति के बारे में तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 सितंबर, ऑप्शन सी है
21 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी है 21 जून। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 21 मार्च को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। ये इक्विनॉक्स की कंडीशन है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? हमें याद रखना है इस प्रश्न को। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो पृथ्वी की रचना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व है। सेकंड क्वेश्चन है अगला 17 नंबर का, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी पंचमी को या फिर डी अष्टमी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है निकल या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सिलिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो भूपर्पटी है उसमें सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या फिर चूना पत्थर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। पृथ्वी के केंद्र में कोर में सबसे ज़्यादा निकल पाया जाता है, निकल और आयरन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग है? ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोड या फिर ये सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर का ये भाग होता है इसे भूपर्पटी कहते हैं, अर्थ क्रस्ट जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो ये पोर्शन आता है उसको मेंटल बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को कोर बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है जो आंतरिक संरचना है उसका भाग क्या है? तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ही हम भाग कर रहे हैं, जो भूपर्पटी वाला भाग है, फिर ये मेंटल वाला भाग और उसके बाद क्रोड वाला। तो ये सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 21 क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए रॉकी, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी है एंडीज या फिर ऑप्शन डी काकेशस। तो माउंट एल्बर्ट याद रखिएगा रॉकी की हाईएस्ट पीक है या फिर सबसे ऊंची चोटी है। फिर प्रश्न है 23 वाला, पिरनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है फ्रांस और स्पेन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी है इटली और फ्रांस, ऑप्शन डी है बुल्गारिया और यूनान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरनीज पर्वतमाला स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुमेलित करना है हमें। 2 लिस्ट फिर से दी गई हैं और हमें दिया गया है इनको मैच करने के लिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? ऑप्शन देखिए सामने, मौना लोआ दिया हुआ है और नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट और हिमालय। तो अवशिष्ट पर्वत की बात करें इन ऑप्शन में से तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी हो जाएगा। फिर है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी है मौना लोआ, ज्वालामुखी है। खंड पर्वत, खंड पर्वत है, सी का हो जाएगा 3rd, ब्लैक फॉरेस्ट। और वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन है हिमालय। तो हम देखेंगे ए का 2 और बी का 1st, सी का 3rd और 4th का डी। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न के उत्तर जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में इसी तरह मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ए एटलस, बी काकेशस, सी मैटरहॉर्न या फिर डी किलीमंजारो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है किलीमंजारो।
ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमसे पूछा जा रहा है। एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कैलाश या फिर ऑप्शन डी माउंट मैकिनले। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी K2। अगर विश्व की पहली ऊंची चोटी की बात की जाए तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो K2 हो जाएगी। गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे हम बोलते हैं, ट्रांस हिमालय पे मिलेगी। अगला प्रश्न है, माउंट मैकिनले कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन बी कोस्किशुओ, ऑप्शन सी है माउंट ब्लैंक या फिर ऑप्शन डी है माउंट एल्बर्ट। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है माउंट ब्लैंक। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है माउंट ब्लैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है काकेशस, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलिमंजारो या फिर ऑप्शन डी है K2। तो फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी आल्प्स या फिर ऑप्शन सी फ्यूजियामा या ऑप्शन डी काकेशस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी है नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? ए केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी तंजानिया या फिर डी सोमालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत चोटी तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? और इसका ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मैक्सिको या फिर ऑप्शन डी ईरान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की में अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करनी फिर से हमें लिस्ट दी हुई है। पहले लिस्ट में हमें पठार दिए हुए हैं, दूसरी सूची में संबंधित उससे देश दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन ए दिया गया है अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया के पठार की बात करें तो ये कहाँ है? तुर्की में। तो अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अगला पूछा गया अबिसीनिया का पठार, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर इथियोपिया, सामने ही दिया हुआ है। थर्ड है मेसेटा का पठार और वो है स्पेन में, और डी ऑप्शन दिया हुआ है एशिया माइनर का पठार, वो ईरान में हो जाएगा। तो इनको हम सामने ही मैच करके ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए सामने दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी है रेडॉन या फिर ऑप्शन डी है जेनॉन। तो जो रेडॉन है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबद्ध है? इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्यमंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है समताप मंडल, डी है आयन मंडल। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ये ओजोन गैस लेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं?
ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ सीमा या फिर डी समताप मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से ही परावर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आयन मंडल। आयन मंडल संचार उपग्रह संचार उपग्रह जो होते हैं वो आयन मंडल के स्तर में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो आज के यहीं तक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 40 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आगे के 40 क्वेश्चंस हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही सॉल्व करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग याद रखिए कि ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, और कुछ प्रश्न पिछली बार आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग के थे और कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे MCQ के फॉर्म में। तो इनमें आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कैसा स्कोर रहा या कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। और भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।